Welcome to UPSC Civil 360. Today we are going to discuss Indian Geography from the Udan magazine of PW Only IAS. So let's begin. आज का हमारा टॉपिक है Natural Hazards and Disasters. For UPSC aspirants, ये टॉपिक जनरल स्टडीज पेपर 1 ज्योग्राफी और पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब दोनों के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. लेट्स अनपैक दिस. सोर्स में ये 4 टर्म्स हैं: हैजर्ड, वल्नरेबिलिटी, रिस्क और डिजास्टर. ये सुनने में काफी सिमिलर लगते हैं, तो इन्हें आपस में अलग कैसे समझें? ये एक बहुत अच्छा सवाल है. देखिए, इन्हें एक फॉर्मूला की तरह समझना चाहिए. एक है हैजर्ड, कोई भी डेंजरस इवेंट या कंडीशन है, जैसे हिमालय में क्लाउड बर्स्ट का पोटेंशियल. ठीक है. ये एक नेचुरल पॉसिबिलिटी है बस. ओके, तो हैजर्ड एक पोटेंशियल खतरा हो गया, तो फिर वल्नरेबिलिटी क्या हुई? वल्नरेबिलिटी बताती है कि उस खतरे से मतलब उस हैजर्ड से कितना नुकसान हो सकता है. सोच लीजिए, हिमालय में कमजोर ढलानों पर बने घर, ये हमारी वल्नरेबिलिटी है. अच्छा. और इसके 2 कंपोनेंट्स हैं. एक है फिजिकल वल्नरेबिलिटी, यानी कमजोर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या किसी पुल का डिजाइन. राइट. और दूसरा है सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, मतलब गरीबी या जानकारी की कमी, जिसके कारण लोग खतरे वाले इलाके में रहने पर मजबूर हैं या उनके पास बचने के साधन नहीं हैं. समझ गए. तो हैजर्ड है बादल का फटला. हाँ जी. और वल्नरेबिलिटी है वहां बने कमजोर घर. हाँ, तो रिस्क इन दोनों के बीच में कहाँ फिट होता है? आपने बिल्कुल सही कनेक्ट किया. रिस्क इन दोनों का आप कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन है, यानी उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में होने वाले एक्सपेक्टेड लॉसेस. ओके. आप हैजर्ड को जैसे बादल फटने को नहीं रोक सके, लेकिन अगर आप वल्नरेबिलिटी मतलब कमजोर कंस्ट्रक्शन को कम कर दें तो रिस्क अपने आप कम हो जाता है. और जब ये रिस्क एक रियलिटी बन जाता है और बड़े पैमाने पर तबाही मचाता है, हाँ, तब हम उसे डिजास्टर कहते हैं. बिल्कुल एग्जैक्टली. जब एक इवेंट इतना सीरियस डिसरप्शन कॉज करता है कि सोसाइटी की कोप करने की एबिलिटी से एक्सीड कर जाए. हाँ, बिल्कुल वही, उसे डिजास्टर कहते हैं. सोर्सेज में इसके 2 मेन टाइप्स बताए गए हैं. एक है मीटियोलॉजिकल डिजास्टर, जो एटमॉस्फेयर से जुड़े हैं, जैसे तूफान. और दूसरा है जियोलॉजिकल डिजास्टर, जो जमीन के अंदर की हलचल से होते हैं. जैसे अर्थक्वेक्स. एग्जैक्टली, जैसे अर्थक्वेक्स. ट्रेडिशनली तो इंडिया अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, साइक्लोन्स जैसे डिजास्टर्स के लिए ही जाना जाता है. सही कहा. लेकिन सोर्सेज ये पॉइंट आउट करते हैं कि अब तेजी से होते अर्बनाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारण कुछ नए थ्रेट्स भी प्रोमिनेंट हो रहे हैं. जैसे हीट वेव्स, शहरों में आने वाली बाढ़ यानी अर्बन फ्लड्स और फॉरेस्ट फायर्स. इन्हें आप न्यू एज डिजास्टर्स कह सकते हैं. तो चलिए सबसे क्लासिक जियोलॉजिकल डिजास्टर से शुरू करते हैं. अर्थक्वेक्स. हम सब जानते हैं कि इसका मतलब जमीन का हिलना है, लेकिन बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि अर्थक्वेक्स प्लेट्स के हिलने से आते हैं. सोर्सेज में कुछ और अदर कॉजेज भी दिए हैं, जैसे रिजर्वॉयर्स में पानी का इंपाउंडिंग. ये थोड़ा अजीब है. एक बांध बनाने से अर्थक्वेक कैसे आ सकता है? ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है. इसे रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड साइस्मिसिटी कहते हैं. जब आप एक बड़े बांध में मतलब अरबों लीटर पानी इकट्ठा करते हैं, तो उस पानी का वजन नीचे की जमीन पर जबरदस्त प्रेशर डालता है. अगर वहां पहले से कोई छोटा इनएक्टिव फॉल्ट है, तो ये प्रेशर उससे आप कह सकती हैं जगा सकता है और एक छोटा अर्थक्वेक ट्रिगर कर सकता है. इसके अलावा वोल्केनिक इरप्शंस, रॉक फॉल्स और लैंडस्लाइड जैसे कारण तो है ही. Yes, but it gets really interesting. इन्हें मेजरिंग कैसे करते हैं? हम 2 स्केल्स के बारे में सुनते हैं, रिक्टर और मर्काली. एक आम इंसान के लिए इनमें क्या फर्क है? दोनों नंबर्स ही तो हैं. यही सबसे कॉमन कंफ्यूजन है. आप ऐसे समझिए, रिक्टर स्केल बताता है कि बॉम्ब कितना पावरफुल था. Okay. ये मैग्नीट्यूड यानी अर्थक्वेक से रिलीज हुई एनर्जी को मेजर करता है. एक नंबर जैसे 7.2, इसकी रेंज 0 से 10 तक है. और मर्काली मर्काली स्केल बताता है कि उस बॉम्ब ने आपके शहर में कितनी तबाही मचाई. ये इंटेंसिटी यानी अर्थक्वेक के इफेक्ट्स को मेजर करता है. अच्छा. क्या सिर्फ खिड़कियां कांपी या पूरी इमारतें गिर गईं? इसकी रेंज I से 12 तक है. इसलिए एक ही रिक्टर मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक का अलग अलग शहरों में मर्काली स्कोर बिल्कुल अलग हो सकता है. राइट. कॉमनली यूज होने वाले स्केल्स हैं मॉडिफाइड मर्काली यानी MM इंटेंसिटी स्केल और मेदवेदेव स्पोनियर कार्निक यानी MSK इंटेंसिटी स्केल. इसमें रिक्टर स्केल के बारे में लिखा है कि ये लॉगरिदमिक है. इसका क्या मतलब हुआ? इस स्केल की यही खास बात है. लॉगरिदमिक का आसान भाषा में मतलब है कि मैग्नीट्यूड 5 का अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड 4 से 10 गुना ज्यादा पावरफुल झटका देता है. ओह वाओ. तो 4 से 5 पर जाना एक छोटी छलांग नहीं, एक बहुत बड़ी छलांग है. और इसी का ही अपडेटेड वर्जन है मॉडिफाइड मर्काली स्केल, जो ओरिजिनल स्केल का एक एनहांस्ड वर्जन है. और इसी के बेसिस पर इंडिया को साइज्मिक जोन्स में बांटा गया है. हाँ, इंडियन साइज्मिक कोड IS 1893-1984 ने देश को 5 साइज्मिक जोन्स में डिवाइड किया था. I सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ. ये जोन्स बताते हैं कि किसी एरिया में कितनी पोटेंशियल शेकिंग हो सकती है. पूरी दुनिया में अर्थक्वेक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? क्या ये हर जगह आते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं. इनके कुछ स्पेसिफिक बेल्ट्स हैं. सबसे फेमस है सर्कम पैसिफिक साइस्मिक बेल्ट, जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं. राइट. दुनिया के 81% सबसे बड़े अर्थक्वेक्स यहीं आते हैं. और दूसरा है अल्पाइड अर्थक्वेक बेल्ट. ये जावा से सुमात्रा, द हिमालयाज, द मेडिटरेनियन से होते हुए अटलांटिक तक फैला हुआ है. दुनिया के लगभग 17% बड़े अर्थक्वेक्स इस बेल्ट में आते हैं. ओके. और तीसरा है सबमर्ज्ड मिड अटलांटिक रिज, जो एक डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है. और अब
अगर इंडिया के डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न की बात करें तो यहाँ का साइज्मिक जोनिंग मैप कैसा दिखता है? देखिए, इंडिया के मैप को अब 4 अर्थक्वेक जोन्स में डिवाइड किया गया है। जोन 1 को जोन 2 के साथ मर्ज कर दिया गया है। अच्छा। तो अब जोन 2 लीस्ट एक्टिव साइज्मिक जोन है। जोन 3 को मॉडरेट साइज्मिक जोन माना जाता है। ओके। जोन 4 एक हाई साइज्मिक जोन है जी। और जोन 5 हाईएस्ट साइज्मिक जोन। इसमें कौन से इलाके आते हैं? इसमें नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स, जम्मू एंड कश्मीर के कुछ हिस्से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात का रन ऑफ कच्छ रीजन आते हैं। मतलब यहाँ सबसे ज्यादा खतरा है। आपने बताया कि टेक्टोनिक एक्टिविटी जमीन के नीचे होती है और जब यही एक्टिविटी समुद्र के नीचे होती है तो वो पानी को भी धक्का देती है, जिससे पैदा होती हैं सुनामी जैसी विशाल लहरें। एग्जैक्टली। सुनामी समुद्र की बड़ी लहरों की एक सीरीज है जो पानी के अचानक डिस्प्लेसमेंट से बनती है। इन्हें शैलो वाटर वेव्स भी कहते हैं। इसके कॉजेज क्या हैं? क्या ये सिर्फ अर्थक्वेक से ही आती हैं? अर्थक्वेक सबसे कॉमन कॉज है, बिल्कुल, खासकर जो सी फ्लोर पर फॉल्ट मूवमेंट से आते हैं। लेकिन 2 और मेजर कॉजेज हैं। दूसरा है लैंडस्लाइड्स, जो या तो अंडर वाटर होते हैं या जमीन से पानी में गिरते हैं। ओके। और तीसरा शोर के पास या अंडर वाटर वोल्केनिक एक्टिविटी, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल इंडोनेशिया का 1883 क्रैकेटोवा इरप्शन है। इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स काफी अनोखी हैं। सोर्स बताता है कि गहरे समुद्र में ये जेट प्लेन की स्पीड से चलती हैं। What's fascinating here is गहरे समुद्र में सुनामीज 500 माइल्स पर आवर यानी 800 किलोमीटर्स पर आवर तक की स्पीड से ट्रैवल कर सकती हैं। इनक्रेडिबल। लेकिन इनकी वेवलेंथ्स हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स लंबी होती हैं, इसलिए इनकी हाइट सिर्फ 1 मीटर तक होती है। इसलिए समुद्र के बीच में सेलर्स इन्हें नोटिस तक नहीं कर पाते। ये एक स्लीपर वेव की तरह होती है। लेकिन जैसे ही ये किनारे के पास आती हैं, इनका रूप बदल जाता है। बिल्कुल, जैसे ही ये शैलो वाटर में आती हैं, फ्रिक्शन के कारण इनकी स्पीड कम होकर 20 से 30 माइल्स पर आवर रह जाती है, वेवलेंथ्स छोटी हो जाती हैं और सारा पानी इकट्ठा होकर वेव की हाइट को कई गुना बढ़ा देता है। अच्छा। इसलिए इनका इम्पैक्ट समुद्र के बीच में ना के बराबर और कोस्ट पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। और इसका खतरा कहाँ सबसे ज्यादा है? सुनामी स्पेसिफिक रिंग ऑफ फायर के अलोंग बहुत आम है। इसमें अलास्का, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, म्यांमार, श्रीलंका और इंडिया जैसे देश आते हैं। हम जानते हैं कि 2004 की सुनामी के बाद इंडिया ने इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम ज्वाइन कर लिया है। सोर्सेज में एक PW+ बॉक्स है सुनामी रेडी के बारे में। ये क्या इनिशिएटिव है? ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ओडिशा के 2 गांव हैं, वेंकटरायपुर और नोलियासाही। ये इंडियन ओशन रीजन में पहले बने जिन्हें यूनेस्को की तरफ से सुनामी रेडी रिकॉग्निशन मिला। तो इसका मतलब क्या है? ये एक बेंचमार्क है जो कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और पब्लिक अवेयरनेस को मापता है। एक तरह से ये गांव दूसरों के लिए एक मॉडल है। अगर आपको हमारी इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने टेलीग्राम स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। चलिए अब मीटरोलॉजिकल डिजास्टर्स की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन की। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बेसिकली इंटेंस लो प्रेशर एरियाज हैं जो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स के बीच बनते हैं। इन्हें एनर्जी मिलती है समुद्र के गर्म पानी से निकली भाप यानी लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन के रिलीज होने से। मतलब ये साइक्लोन के इंजन का फ्यूल है। एग्जैक्टली। एक ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी हैं? सिर्फ गर्म पानी काफी है? गर्म पानी पहली शर्त है। वार्म सी सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा 3 और चीजें चाहिए। वो क्या है? दूसरा, स्ट्रॉन्ग कोरियोलिस फोर्स। ये अर्थ के रोटेशन से पैदा होने वाला फोर्स है जो हवा को घुमाता है। इक्वेटर पर ये फोर्स 0 होता है, इसलिए साइक्लोन्स इक्वेटर के पास 0 से 5 डिग्री लैटिट्यूड के बीच नहीं बनते। उन्हें घूमने के लिए स्पिन नहीं मिल पाता। राइट। तीसरा, अनस्टेबल कंडीशंस इन द ट्रोपोस्फेयर, ताकि गर्म हवा आसानी से ऊपर उठ सके। और चौथा, एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड शेयर, यानी ऊपर और नीचे की हवा की स्पीड में ज्यादा फर्क ना हो, वरना साइक्लोन का स्ट्रक्चर टूट जाता है। इंडिया में इनका स्पैशियो टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? इंडिया के पेनिनसुलर शेप के कारण साइक्लोन्स बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी दोनों में ओरिजिनेट होते हैं, लेकिन बे ऑफ बंगाल में ज्यादा आते हैं। ओके। ज्यादातर साइक्लोन्स मॉनसून सीजन के दौरान 10 से 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स के बीच बनते हैं और बे ऑफ बंगाल के साइक्लोन्स अक्टूबर और नवंबर में सबसे डिस्ट्रक्टिव माने जाते हैं। यहाँ एक और PW+ बॉक्स है मेडिकेन पर। ये क्या नई चीज है? ये क्लाइमेट चेंज का एक चौंकाने वाला नतीजा है। यूरोप के मेडिटेरेनियन सी में आने वाले स्टॉर्म्स, जिन्हें मेडिकेन्स कहते हैं, अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जैसे दिखने लगे हैं। रियली? हाँ, उनमें प्रॉपर आई और स्पाइरल रेन बैंड्स बन रहे हैं, जो पहले नहीं होता था। ये इस बात का सिग्नल है कि क्लाइमेट रिजीम शिफ्ट हो रहा है और पुराने रूल्स टूट रहे हैं। अब बात करते हैं फ्लड्स की, जो इंडिया में शायद सबसे कॉमन डिजास्टर है। बिल्कुल। इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न ऑफ फ्लड्स की बात करें तो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग यानी नेशनल फ्लड कमीशन ने 40 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड को फ्लड प्रोन आइडेंटिफाई किया है। और सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके कौन से हैं? सबसे ज्यादा अफेक्टेड स्टेट्स हैं असम, वेस्ट बंगाल और बिहार। नॉर्दर्न स्टेट्स की बड़ी नदियां जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र फ्लड्स के लिए सबसे ज्यादा वल्नरेबल है।
और साउथ में? वही दूसरी तरफ तमिलनाडु में नवंबर से जनवरी के दौरान लौटते हुए मॉनसून यानी रिट्रीटिंग मॉनसून से फ्लडिंग होती है। बाढ़ का आना पानी की ज्यादती है, तो इसका उल्टा है ड्रॉट्स यानी पानी की कमी। हाँ, ड्रॉट एक एबनॉर्मली ड्राई वेदर का लंबा दौर है जिससे सीरियस हाइड्रोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाता है। सोर्सेज में इसके 4 टाइप्स ऑफ ड्रॉट्स बताए गए हैं, इनमें क्या अंतर है? ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। देखिए, सबसे पहले आता है मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट, जब नॉर्मल से कम रेनफॉल होती है। ठीक है। जब ये लंबा चलता है तो ये हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट बन जाता है, यानी नदियों, झीलों और जमीन के नीचे एक्विफर्स में पानी की कमी हो जाती है। और इसका असर फिर खेती पे पड़ता होगा। बिल्कुल। तब शुरू होता है एग्रीकल्चरल ड्रॉट, जिसमें सॉइल मॉइस्चर की कमी से फसल बर्बाद होने लगती है। और जब इसका असर पूरे पर्यावरण पर पड़ता है और इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी घट जाती है तो उसे इकोलॉजिकल ड्रॉट कहते हैं। इससे निपटने के लिए वाटर बजटिंग का कंसेप्ट PW+ बॉक्स में दिया गया है। हाँ, सत्यमेव जयते वाटर कप कंपटीशन ने महाराष्ट्र में वाटर बजटिंग को बहुत पॉपुलर किया। ये एक सिंपल बॉटम अप मॉडल है। कैसे काम करता है ये? इसमें गांव वाले बारिश के पानी और जमीन के पानी का हिसाब रखते हैं और फिर तय करते हैं कि उनके पास कितना पानी है और कौन सी फसल उगाई जा सकती है। ये अब अटल भूजल योजना का भी हिस्सा है। इंडिया में ड्रॉट एरियाज कौन से हैं? इन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक्सट्रीम ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज में राजस्थान का वेस्टर्न हिस्सा, मरुस्थली और कच्छ आते हैं। ओके। सिवियर ड्रॉट प्रोन एरियाज में ईस्टर्न राजस्थान, MP, ईस्टर्न महाराष्ट्र, आंध्रा और कर्नाटका प्लाटो के कुछ हिस्से आते हैं। और मॉडरेट ड्रॉट अफेक्टेड एरिया में इनके आसपास के इलाके जैसे नॉर्दर्न राजस्थान, हरियाणा, सदर्न UP और बाकी गुजरात शामिल हैं। चलिए अब पहाड़ी इलाकों के सबसे बड़े खतरे लैंडस्लाइड्स को समझते हैं। लैंडस्लाइड का मतलब रॉक, बोल्डर्स, मिट्टी या मलबे का एक स्लोप से नीचे अचानक सरकना है। सोर्स में इसके अलग अलग टाइप्स जैसे फॉल, टॉपल, स्लाइड, स्प्रेड और फ्लो की इमेज भी दी गई है जो इसके मूवमेंट के तरीके को दिखाती हैं। इंडिया में लैंडस्लाइड वल्नरेबिलिटी जोन्स कौन से हैं? सबसे पहले वेरी हाई वल्नरेबिलिटी जोन। इसमें यंग टेक्टोनिकली एक्टिव हिमालयाज और साथ ही वेस्टर्न घाट्स और नीलगिरीज आते हैं जहां हेवी रेनफॉल होती है। राइट। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन भी इसमें शामिल है और खासकर एरियाज ऑफ इंटेंस ह्यूमन एक्टिविटी जहां रोड या डैम कंस्ट्रक्शन से स्लोप्स अनस्टेबल हो जाते हैं। इसके बाद हाई वल्नरेबिलिटी जोन आता है। हाँ, इसमें लगभग सभी हिमालयन स्टेट्स और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स बस असम के प्लेन्स को छोड़कर आते हैं। और कम वल्नरेबल एरियाज? मॉडरेट टू लो वल्नरेबिलिटी जोन में ट्रांस हिमालयन रीजन्स, अरावली रेंज, रेन शैडो एरियाज और डेक्कन प्लेटो के स्टेबल हिस्से आते हैं। बाकी अदर एरियाज जैसे राजस्थान, हरियाणा, UP, बिहार और सदर्न स्टेट्स के कोस्टल रीजन्स आमतौर पर लैंडस्लाइड से सेफ माने जाते हैं। सोर्स में एक टेबल है जिसमें कुछ अदर डिजास्टर्स दिए गए हैं जो अब ज्यादा कॉमन हो रहे हैं। पहला है अर्बन फ्लड्स। इसका कॉज है थोड़े समय में बहुत ज्यादा बारिश, मतलब इंटेंस रेनफॉल, और शहरों का पुअर ड्रेनेज सिस्टम। इसका इम्पैक्ट वाटर लॉगिंग और प्रॉपर्टी डैमेज के रूप में दिखता है। इसके लिए बेहतर अर्बन प्लानिंग ही मिटिगेशन है। अगला है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, GLOF। ये क्या है? क्लाइमेट चेंज से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं जिससे उनके आगे पानी की झीलें यानी ग्लेशियर लेक्स बन जाती हैं। जब इन झीलों की दीवार टूटती है तो अचानक भारी बाढ़ आती है। अच्छा। ये हिमालयन रीजन खासकर उत्तराखंड और सिक्किम के लिए बड़ा खतरा है। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट है क्लाउड बर्स्ट। हम इसके बारे में बहुत सुनते हैं। ये तब होता है जब गर्म नम हवा पहाड़ों से टकराकर तेजी से ऊपर उठती है, मतलब रैपिड ओरोग्राफिक लिफ्टिंग, और एक छोटे से एरिया में अचानक बहुत भारी बारिश कर देती है। इससे फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स आते हैं। ये भी हिली रीजन्स में ही होता है। और आखिरी है लैंड सब्सिडेंस। इसका सीधा सा मतलब है जमीन का नीचे धंसना। इसका सबसे बड़ा कॉज है जरूरत से ज्यादा ग्राउंड वाटर निकालना। इससे जमीन अंदर से खोखली हो जाती है। कोस्टल एरियाज और माइनिंग रीजन्स में ये एक बड़ी समस्या बन रही है। सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट ही इसका उपाय है। अब आखिरी सेक्शन पर आते हैं, रीसेंट डिजास्टर्स अक्रॉस वर्ल्ड। सोर्स में एक लंबी लिस्ट है, सबको कवर करना जरूरी है, तो हम जल्दी से इन पर एक नजर डालते हैं। एक रैपिड फायर जैसा करते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। 2004 इंडियन ओशन सुनामी। कॉज अंडर वाटर अर्थक्वेक। लोकेशन इंडियन ओशन। 2011 तोहोकू अर्थक्वेक एंड सुनामी, जापान। Cause underwater earthquake. 2015 नेपाल अर्थक्वेक। Cause tectonic activity. 2020 बेरूत एक्सप्लोजन। ये अलग है। हाँ, ये मैनमेड था। Cause explosion of ammonium nitrate. Location Lebanon. 2021 हेटी अर्थक्वेक। Cause अर्थक्वेक। Uptuch floods. 2022 Pakistan floods. कॉज Heavy monsoon rains. Climate change से linked. फिर से अर्थक्वेक। 2023 टर्की सीरिया अर्थक्वेक। Cause major earthquake on a known fault line. अब कुछ वाइल्ड फायर्स। 2023 हवाई वाइल्ड फायर्स। Cause strong winds और dry conditions का combination. और इंडिया में 2023 उत्तराखंड floods. कॉज Heavy rainfall और landslides. 2023 हिमाचल प्रदेश फ्लड्स। Cause heavy rainfall और cloud bursts. 2023 रायगढ़ लैंडस्लाइड महाराष्ट्र। Cause heavy rainfall ने unstable slopes को trigger किया. अब कुछ साइक्लोन्स। 2022 हरिकेन इयन। Cause tropical cyclone. Location Florida, USA. 2022 हरिकेन फियोना। Cause tropical cyclone. Location Caribbean और Canada. 2021 हीट वेव इन नॉर्थ अमेरिका। Cause climate change और एक heat dome. और दो बड़े फायर इवेंट्स। 2020 ऑस्ट्रेलियन बुश फायर्स। Cause लंबे समय का drought और heat wave. 2019
Amazon rainforest fires. Cause, deforestation or climate change. 2018, Camp Fire, California. Cause, wildfire. 2017, Hurricane Maria in Puerto Rico. Cause, tropical cyclone. और आखिरी 2016, Fort McMurray wildfire. Cause, wildfire. Location, Alberta, Canada. So, what does this all mean? हमने इतने सारे disasters और उनके causes देखे, इस लिस्ट से क्या पैटर्न निकल कर आता है? If we connect this to the bigger picture, तो एक बहुत क्लियर पैटर्न दिखता है। चाहे वो पाकिस्तान की बाढ़ हो या नॉर्थ अमेरिका की हीट वेव, बहुत सारे डिजास्टर्स क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन एक्टिविटी से एम्पलीफाई हो रहे हैं। द लाइंस बिटवीन नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर्स अब ब्लर हो रही हैं। सही बात है। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा डेवलपमेंट मॉडल इन हैजार्ड्स को डिजास्टर्स में बदलने में कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है? क्या हमारी प्लानिंग में डिजास्टर प्रूफिंग एक कोर प्रिंसिपल है या बस एक आफ्टर थॉट? ये एक ऐसी बात है जिस पर सभी फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर्स और पॉलिसी मेकर्स को सोचना होगा। That's it for today. आज के लिए बस इतना ही। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। कंसिस्टेंसी ही यूपीएससी प्रिपरेशन का रियल गेम है। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। यूपीएससी सिविल 360 साइनिंग ऑफ। जय हिंद।